जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं CSE 2020 के वीडियो एनालिसिस में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब्स। 4 स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दिए हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन अगर हम देखेंगे, देखिए कार्बन नैनो ट्यूब के एप्लीकेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन देखिए 1 2 2 3 4 1 3 4 एंड 1 2 3 4। ठीक है, अभी ओके, तो जब ये क्वेश्चन आया था ना 2020 में, तो सब ने देखिए इसका आंसर जो दिया था वो था ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक है, सब ने। लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आई, ठीक है, तो ऑफिशियल आंसर की ने बोला कि जो क्वेश्चन नंबर 41 है इसका आंसर रहेगा सी, 1 3 का 4। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक मेटा एनालिसिस बताना चाहूँ तो 2020 में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फंडा होता है ना कि ऑल ऑफ द अबव लगाना है, तो यूपीएससी ने शायद जानबूझ के वो ट्रेंड ब्रेक करने के लिए यहाँ पे कुछ क्या कह सकते हैं उसे, ऑब्स्ट्रक्शंस बनाए हैं। बट 2021 22 23 में भी हमने थोड़ा जो है यहाँ पे स्लाइटली सोचने के बाद ऑल ऑफ द अबव लगाना है, ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने गलत दिया था, दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी फॉर इंजर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अभी कैन बी वर्ड है, पॉसिबिलिटी है, तो आगे चल के हमें इसे सही मानना है, क्योंकि देखिए कार्बन नैनो ट्यूब एक ऐसा टॉपिक है कि हम नहीं पढ़ते हैं डे टू डे लाइफ में। अगर हम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के, चलो अगर आपने नैनो ट्यूब्स या फिर नैनो टेक्नोलॉजी में कुछ पढ़ रखा है तो आपको पता होगा। ठीक है, बट यहाँ पे ये जो है ना आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज, ये वर्ड थोड़ा आगे से याद रखिए कि ऐसे आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज नहीं बनती है कार्बन नैनो ट्यूब से। बाकी देखिए दे कैन बी यूज एज अ कैरियर ऑफ ड्रग एंड एंटीजन इन द ह्यूमन बॉडी, यूज एज अ बायोकेमिकल सेंसर्स। देखिए वर्ड्स देखिए, बायोकेमिकल सेंसर्स, कैरियर ऑफ ड्रग एंड एंटीजन, एंड कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल। देखिए ये जो पर्टिकुलर 3 स्टेटमेंट है ना, ये रट लीजिए। क्यों? क्योंकि GS3 के मेंस वाले टॉपिक में आपको नैनो टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। तो जब भी नैनो टेक्नोलॉजी या फिर उसका एप्लीकेशन जब आएगा ना, तो ये तीनों स्टेटमेंट आप वहाँ से लिख सकते हो कि बायोकेमिकल सेंसर यूज़ कर सकते हैं, एज अ ड्रग एंड एंटीजन कैरियर यूज़ कर सकते हैं। एंड फोर्थ देखिए यहाँ पे क्या है कि कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल। अब इससे कनेक्ट करिए, किससे कनेक्ट करोगे? 2023 में एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था? कार्बन फाइबर्स के ऊपर। और उसका एक स्टेटमेंट क्या था कि कार्बन फाइबर्स आर नॉन रिसाइक्लेबल, दे आर नॉट रिसाइकल्ड। तो जब कार्बन नैनोटिप बायोडिग्रेडेबल है और ये रिसाइकल हो सकता है, तो कार्बन फाइबर क्यों नहीं हो सकता रिसाइकल? तो इस तरीके से 2023 का वो स्टेटमेंट गलत था और 2020 वाला ये सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया दोस्तों? 1 3 4। आगे देखिए नेक्स्ट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 42, इसे इंटरलिंक करेंगे हम। 2023 का एक क्वेश्चन है जिसका जो वर्डिंग था होता, एरियल मेटाजिनोमिक्स क्या है? एरियल मेटाजिनोमिक्स क्या है? ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि एट प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच वन ऑफ द अबव एक्टिविटी कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट यूजिंग ड्रोन। कैन बी बोला है, ठीक है। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन द क्रॉप फील्ड, इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ द एक्टिव वोल्केनो एंड कलेक्टिंग द ब्रेथ सैंपल फ्रॉम द DNA स्प्राउटिंग वेल्स ऑफ द DNA फॉर अ DNA एनालिसिस। देखिए जो एरियल मेटाजेनोमिक्स की मैं बात कर रहा था वो यही है। उसके ऑप्शन में भी था कि 1 गो में हम जो है DNA सैंपल्स कलेक्ट कर देते हैं थ्रू एयर, इसे कहते हैं एरियल मेटाजेनोमिक्स। और ये थर्ड ऑप्शन उसी की बात करता है। ठीक है, बाकी देखिए तीनों स्टेटमेंट सही है कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उससे हम ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, एक्टिव वोल्केनो को यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और DNA सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं। इतना ही इसमें हमें जानना था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसका हिंट हमें PYQs में ऑलरेडी मिल चुका था। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ स्पेस क्राफ्ट फ्लाइंग इन द फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल दैट हैज द साइड्स 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लॉन्ग विथ लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। द एक्सपेरिमेंट इन द क्वेश्चन रेफर्स टू। तो ये कौन से क्वेश्चन को, मतलब कौन से एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, ऐसे पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, कौन से एक्सपेरिमेंट की यहाँ पे ये बात कर रहा है, ऐसे पूछा गया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये फोटो है आपके सामने इवॉल्ड लीज़ा का। अब देखिए इवॉल्ड लीज़ा का फुल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है लेज़र इंटरफेरोमीटर। ठीक है, लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। तो ये एक बार 2017 में क्वेश्चन आ रखा है कि लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना का क्या यूज़ है। तो इसका क्या यूज़ था दोस्तों? इसका यूज़ था टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव्स। अब देखिए ग्रेविटेशनल वेव्स जो है
इसके डिटेक्शन से जो फंडामेंटल क्वेश्चन है रिलेटेड टू ओरिजिन, जो फिजिक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्पेस टाइम वाला फिनोमिना है, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी ग्रेविटेशनल वेव्स के ऑब्जर्वेशन से। तो ये जो ई लीज़ा ये प्रोजेक्ट है, ये किस लिए था दोस्तों? ये ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करने के लिए। अब देखिए लीज़ा पाथफाइंडर क्या था? तो ये लीज़ा पाथफाइंडर एक प्रोटोटाइप मिशन था जो कि इसके पहले जाके यहाँ पे चेक करेगा। जैसे अगर हमें गगनयान में, एटमॉस्फेयर में, अगर स्पेस में अगर हमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है तो सबसे पहले एक प्रोटोटाइप जाएगा जो सारी चीज़ें स्टडी करेगा। वैसे ही ये लीज़ा पाथफाइंडर था। ओके, उसके बाद देखिए न्यू हॉरिजॉन क्या है? तो देखिए दोस्तों न्यू हॉरिजॉन क्या है? तो ये एक नासा का मिशन है, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे। और ये आउटर सोलर एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है। आउटर सोलर एक्सप्लोरेशन मतलब प्लूटो हो गया, नेपच्यून हो गया, इन सारे जो भी हमारे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स है, इससे रिलेटेड स्टडी करने के लिए था ये न्यू हॉरिजॉन मिशन। तो जो प्लूटो का सिस्टम था, प्लस जो कुपियर बेल्ट है, कुपियर बेल्ट कहाँ पे दोस्तों? प्लूटो के आगे सिचुएटेड है कुपियर बेल्ट। इसके बारे में जो है स्टडी किया था न्यू हॉरिजॉन मिशन ने। उसके बाद देखिए यहाँ पे बचा हमारा वोयाजर 2। ठीक है, अब ये वोयाजर 2 मिशन क्या है? तो ये देखिए दोस्तों नासा ने असाइन किया था किस लिए? टू स्टडी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो जो हमारा एज है हमारे सोलर सिस्टम का, इसे स्टडी करने के लिए जो है वोयाजर 2 मिशन यहाँ पे भेजा गया था। ठीक है, तो बस इतना ही देखिए इन ऑप्शन से हमें जो है यहाँ पे चीज़ें पता चली है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन अ सेल दैट प्रोड्यूस एग और स्पर्म इन अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहा है। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस में इसकी बात ऑलरेडी हो चुकी है। अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेज, हो सकता है। ह्यूमन इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कैन बी इंजेक्टेड इनटू एम्ब्रियो ऑफ अ पिग। देखिए कैन बी इंजेक्टेड, अब ये स्टेम सेल्स क्या होते हैं थोड़ा देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों स्टेम सेल क्या होते हैं? तो एक सिंपल से सेल होते हैं जिनमें कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब ये क्या कैपेसिटी होती है? टू डेवलप इनटू वाइड रेंजेस ऑफ सेल। जैसे कि एक सेल से देखिए ब्रेन सेल्स बन रहे हैं, हमारे स्टमक्स के सेल बन रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं स्टेम सेल जो कि इनकी कैपेसिटी होती टू जनरेट, ठीक है, इनटू अदर सेल्स। तो यहाँ पे देखिए एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स होते हैं, फिर इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इनका मीनिंग क्या होता है? ये जो इंड्यूस प्लूरिपोटेंट सेल है दोस्तों, ये जो है नेचुरली नहीं बनता है बॉडी में। ठीक है, ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सिमिलरली होती है हमारे जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से, इसके हिसाब से। तो देखिए इंड्यूस प्लूरिपोटेंट मतलब क्या? ये लेबोरेटरी में बनाया जा रहा है। और देखिए जो लेबोरेटरी में सेल बनाई जा रही है, इन्हें पिग के एम्ब्रियो में इंजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए हमें याद होना चाहिए। बाकी देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटी होती है स्टेम सेल की, उसे कहा जाता है टोटीपोटेंसी। याद रखिए, क्या पता टोटीपोटेंसी वर्ड आ जाए। तो टोटीपोटेंसी क्या होता है कि ये सेल की कैपेसिटी होती है टू रीजनरेट। ठीक है, स्टेम सेल कैन ट्रांसफॉर्म इनटू ऑल काइंड ऑफ सेल्स। ठीक है, तो वो यहाँ पे रीजनरेशन उनका होता है, एक सेल से मल्टीपल सेल्स यहाँ पे बनते हैं, तो उसे क्या कहते हैं यहाँ पे? टोटीपोटेंसी। ठीक है, वो उसकी कैपेसिटी मतलब एक उसकी एबिलिटी होती है। ठीक है, टोटीपोटेंसी। तो इतना हमें पता होना चाहिए स्टेम सेल्स के बारे में कि ये एक स्पेशलाइज सेल होती है। ठीक है, बाकी ह्यूमन इंड्यूस सेल हमने देख लिया। तो देखिए यहाँ पे कैन बी, कैन बी, कैन बी, तो यहाँ पे इसको शक की निगाह से नहीं देखना कि इनमें से एक गलत होगा। जो हमारा नोशन हमने बनाया, जो मास्टर वीडियो सेशंस में हमने चीज़ें देखी है, उस हिसाब से हमें डी आंसर यहाँ पे टिक करना और ये सही आएगा। देखिए 10 में से 8 बारी सही आएगा, 2 बारी गलत हो गया तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, बड़ा इजी क्वेश्चन में कहूँगा, यहाँ पे एलिमिनेशन हमारा वर्क करेगा। क्या कह रहा है? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ठीक है, ये वैक्सीन का टाइप है। देखिए वैक्सीन्स 2022 में भी आया, 21 में भी आया, 20 में भी आया। ठीक है, तो वैक्सीन्स के बारे में थर्ड से पढ़ते हैं। कहता वैक्सीन्स हैव नो साइड इफेक्ट एंड नो एलर्जिक रिएक्शन। क्यों भाई, इतना कौन सी वैक्सीन बना दी कि पूरे 700 करोड़ के करीब लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, अगर किसी एक के ऊपर भी कोई साइड इफेक्ट होगा, और नॉर्मल सर दर्द ये तो साइड इफेक्ट किसी भी दवाई का हो सकता है, तो ये तो हटा दो। जैसे ये हटा 50-50 आ गया, 1 एंड 2। फर्स्ट तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, फिर भी देख लेते हैं कि दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज मेनिंजिटिस एंड सेप्सिस। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ये हमारा कॉम्प्रहेंशन का जो एबिलिटी है चेक करेगा। क्या कहता है कि डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स। देखिए अगर वैक्सीन अगर हमने ले ली तो डिपेंडेंस जो है एंटीबायोटिक्स के ऊपर दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस। इसे हिंदी में भी पढ़ते हैं हम लोग कि उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है।
मतलब एक एक हमारी टैबलेट है यहाँ पे एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, जो अच्छे से काम यहाँ पे नहीं कर पा रही है, तो इस पर डिपेंडेंस हम कम कर सकते हैं। ये तो एक पॉजिटिव बात है, ठीक है। देखिए ये एक पॉजिटिव बात है, नॉट यहाँ पे देखिए नॉट अगेंस्ट ये वर्ड डाल के घुमा दिया बातों को, बट एक पॉजिटिव बात है, ये जो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है, इससे जो डिपेंडेंस है हमारा एंटीबैक्टीरियाज के ऊपर, एंटीबायोटिक्स के ऊपर, ये कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हटा गया, आंसर क्या आ गया हमारा 1 and 2 इज़ करेक्ट, ठीक है, 1 and 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या कह रहा है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और ये किससे रिलेटेड है। अब देखिए इस ऐसे क्वेश्चन में भी हमें वाइडर लेवल पे जाना है। देखिए पब्लिक वर्ड है यहाँ पे ऐसा तो वर्ड नहीं है कि शुभम वर्ड दे दिया हो या फिर आपका कोई स्पेसिफिक नाम दे दिया हो। पब्लिक यानी पब्लिक एट अ लार्ज, ठीक है, इंडिया के कंटेक्स में बोल रहा है। अब हमें वाइडर लेवल पे सोचना है। देखिए ये क्या कह रहा है, टेलीकम्युनिकेशन एक छोटा सा लेवल है, हेल्थ केयर की बात कर रहा है, ये एजुकेशन की बात कर रहा है, ये फूड की बात कर रहा है, और ये देखिए कितना वाइडर बात कर रहा है कि डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, डिजिटल में हमारा हेल्थ भी आ गया, टेलीकम्युनिकेशन भी आ गया, हर एक चीज़ यहाँ पे आ गई। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑड मैन आउट के साथ भी हम जा सकते हैं, सबसे ज़्यादा वाइडर जो है उसके साथ हमें जाना था। और पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो ये डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे ही देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक थीम चल रही है, जैसे हमारा आधार वाला हो गया, ठीक है, आधार वाला हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे कोविन जो पोर्टल था, तो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं G20 में भी डिस्कस हुई है, और ये क्वेश्चंस भी हमने देखे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली साइंस एंड जनरल साइंस अगर हमने पढ़ रखा है तो यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेटमेंट, मैच्योर प्लांट सेल हैज़ वन लार्ज वैक्यूल वाइल एनिमल सेल हैज़ मेनी स्मॉल वैक्यूल। ठीक है भाई, ये पता नहीं हमें। सेकेंड देखिए, प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल विच डू। अब देखिए यहाँ पे अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल का अगर हम सिंपल सा डिफरेंस देखें ना, कि प्लांट सेल में देखिए सेल वॉल होती है और एनिमल में यहाँ पे नहीं होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए दोनों में यहाँ पे होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें होगा और इसमें नहीं होगा, तो ये हमारा गलत हो गया। एंड प्लांट सेल हैव सेल्यूलोज सेल वॉल वाइल एनिमल सेल डू नॉट, करेक्ट बात है। देखिए ये याद रखिए जो मैंने अभी चार्ट आपको बताया, तो ये सही है हमारा, ये सही है, ये गलत हो गया। तो देखिए सेकंड हटा के देखिए, सेकंड हटा, ये गया, ये गया, ये गया, बचा 1 and 3। कितना ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, कितना ईजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगला जो हमारा है, ठीक है। अब देखिए एनवायरमेंट बेंजीन पोल्यूशन से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए यूपीएससी ने थोड़ा जो है चमत्कार दिखाया अपना, कि जो ऑल ऑफ द अबव हम लगा देते हैं उसको यहाँ पे जो है रेस्ट्रिक्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं कि अगले एग्जाम में हम जो है ऐसे ही रेस्ट्रिक्टिव सोचेंगे। कहता है रीजन और फैक्टर फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन। बेंजीन पोल्यूशन कौन पढ़ता है यार, बेंजीन पता भी नहीं होगा बहुतों को। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग, यूजिंग वार्निश वुडन इन फर्नीचर एंड यूजिंग प्रोडक्ट मेड अप ऑफ पॉलीयूरेथिन, ठीक है। अब देखिए 48, यहाँ पे सबने बोला था डी आंसर, बट जो यूपीएससी की ऑफिशियल की आई उन्होंने बोला 1 2 3 इज द आंसर। तो अभी इतना याद रख लेना कि हाँ बेंजीन पोल्यूशन इन तीनों से होता है, वुडन फर्नीचर इनसे नहीं होता है। क्यों, कैसे, कब, किसी को नहीं पता, क्योंकि यूपीएससी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या था हमारा, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 अगर हम बोलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए समझो, अभी इकोनॉमी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो इसे आपको समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, इसे कॉम्प्रहेंड करना है। क्या कह रहा है, इफ अनादर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, क्या एक्शन या पॉलिसी हमें लेना चाहिए टू गिव सम इम्यूनिटी, मतलब हमें अगर उस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से बचना है तो क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए, ऐसा ही बोल रहा है। इसका मतलब हमें हमारी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है। अब इनमें ऐसे ऑप्शन हमें ढूंढने हैं जो इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। डी से पढ़ते हैं, थर्ड से पढ़ते हैं, मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। अब देखिए अगर आपको कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं पता है तो जाके इकोनॉमी रिवाइज करिए। क्यों, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और देखिए जब हम ये करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जब होती है तो यहाँ पे खतरा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो जाते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, और जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो अगर हम ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमी के साथ लिंक है तो हमें यहाँ पे ज़्यादा जो है नुकसान होगा।
तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो हटाओ थर्ड, बचा क्या 1, 1 एंड 2। मतलब 1 तो हर हालत में से है, क्या कह रहा है, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग। करेक्ट बात है, फॉरेन बोरोइंग अगर हम नहीं लेंगे, अगर हम आत्मनिर्भर रहेंगे, तो ग्लोबल फाइनेंशियल का क्या घंटा फर्क पड़ेगा हम पे। सेकेंड देखिए, ओपनिंग अप ऑफ मोर फॉरेन बैंक्स। ठीक है, क्या कह रहा है, ओपनिंग ऑफ मोर फॉरेन बैंक। समझिए, अगर ज़्यादा फॉरेन बैंक्स होगी तो ज़्यादा फॉरेन के साथ कॉन्टैक्ट आएगा, और ज़्यादा फॉरेन के साथ कॉन्टैक्ट आएगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, आंसर आया 1 ओनली। सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडा, कि क्या कैसे कब हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है, ये दोनों ऑप्शन हमें वल्नरेबल बना देंगे, और ये ऑप्शन जो है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 1 ओनली। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, इफ़ यू विड्रॉ 50 को, इफ़ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, जो हमारा डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है बैंक में, इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी। ठीक है, अब एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा यहाँ पे, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, क्या यहाँ पे इम्पैक्ट होगा पूछ रहा है। उसके पहले देखिए, यहाँ पे थोड़ा याद रखिए, ये जो पॉलीयूरेथेन है ना, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या पता क्वेश्चन आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, एक मटेरियल है जो कि यूज़ होता है इन मेकिंग फर्नीचर, ठीक है, मैट्रेस, इनको बनाने में ये यूज़ होता है। ठीक है, ओके, तो एग्रीगेट मनी सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट होगा। अब ये देखिए, हमारा जो मैक्रो इकोनॉमी का कंसेप्ट है ना, ये चेक करना चाह रहा है कि क्या हमें एग्रीगेट मनी सप्लाई क्या होता है ये पता है या नहीं। ठीक है, अब एग्रीगेट मनी सप्लाई क्या होता है तो मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये देखिए दोस्तों, ब्रुनाल सर ने अपने इकोनॉमी में कवर करा रखा है। तो एग्रीगेट मनी सप्लाई किसे कहते हैं, M3 को कहते हैं दोस्तों। और M3 में क्या क्या आता है, M3 में आता है, देखिए दोस्तों, कॉइन एंड करेंसी, जो कि पब्लिक के हाथ में है। ठीक है, जो हमारे पॉकेट में रखी है। प्लस क्या आता है यहाँ पे, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, इनका जो डिमांड डिपॉजिट होता है वो, और जो यहाँ पे जो टाइम डिपॉजिट होता है वो। तो ये तीनों चीज़ें आती हैं हमारे इसमें एग्रीगेट मनी सप्लाई में। अब देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से तुमने 1 लाख निकाले और वो तुम्हारे पास रखे हुए, मतलब यहाँ से तुमने निकाले और ये तुम्हारे पास अभी यहाँ पे रखे हुए, तो ये तो इसी के अंदर रहा ना। यहाँ पे कोई चेंज तो आया नहीं, कि ऐसा तो नहीं हुआ कि 1 लाख रुपए तुमने कहीं फॉरेन में भेज दिए, नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम एग्रीगेट मनी सप्लाई, एग्रीगेट मनी रिसोर्स वाला फंडा अगर लगाएंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा कि पैसा तो हमारे इकोनॉमी में ही है, तो वो तो कहीं गया भी नहीं और कभी आया भी नहीं। ठीक है, मतलब जो था वहीं के वहीं है, बस यहाँ से निकल के यहाँ आ गया। यहाँ पे आंसर आ गया हमारा डी। तो ये जो एग्रीगेट मनी सप्लाई M3 वाला फंडा हमने देखा, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्या है अभी, 51। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इससे FDI के बारे में हमारे सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। जो चारों स्टेटमेंट है ना, वो हमारी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पे लेके आएंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग में। कैसे, तो यहाँ पे देखिए, विथ रेफरेंस टू FDI विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, FDI के बारे में बोल रहा है। डी से पढ़ते हैं, इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसे कहते हैं दोस्तों FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, नहीं FDI। इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग, नहीं, यहाँ पे डेट सर्विसिंग नहीं होता है। इट इज़ द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, इसेंशियली वर्ड समझिए, वर्ड्स देखिए, इसेंशियली वर्ड मतलब एग्जामिनर जो ऑप्शन बना रहा है ना, समझिए उसे। और बी देखिए, इट इज़ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। ये जो वर्ड है ना दोस्तों, ये डेफिनेशन है FDI की, याद रखिए। अगर आगे चल के FDI की नॉन डेट क्यों है, क्योंकि FDI आने के बाद ऐसा नहीं है कि हमें FDI की किस्तें यहाँ पे चुकानी है। अगर मैं कोई लोन लेता हूँ तो वो मेरे ऊपर एक डेट है, उसके लिए मुझे यहाँ पे डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। बट FDI अगर आती है तो अपने साथ क्या क्या लेके आती है, FDI आती है तो अपने साथ टेक्नोलॉजी लाती है। ठीक है, न्यू यहाँ पे मेथड, सिस्टम, इनोवेशन लेके आती है। ठीक है, तो ये FDI बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ कंसेप्ट। तो ये जो चीज़ें हमने डिस्कस करी ना, ये हमें हेल्प करेगा बाकी भी PYQs को सॉल्व करने में। आई होप ये वाला जो कंसेप्ट हमने देखा अभी FDI वाला, आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, आगे हम देखते हैं। अभी 1 मिनट रुक जाइए बस, सॉरी। और यहाँ पे थोड़ा और माइक्रो ऑब्जर्वेशन करिए कि ये कह रहा है कि नॉन डेट और ये कह रहा है कि डेट सर्विसिंग, तो दोनों साथ में तो हो ही नहीं सकते। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। ओके, देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने हटा दिया था, क्यों हटाया पता नहीं। ठीक है, बट फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे ऑप्शंस बने थे और क्या चीज़ें थी। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि इंडिया सफ़र्स फ्रॉम ओवरऑल ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट, कि ओवरऑल हमें करंट अकाउंट डेफिसिट है। अब ये क्यों है? क्योंकि फ्यूल, ठीक है, गोल्ड, ये सब चीज़ें हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। ठीक है, फोर्थ सही होगा। तो फोर्थ देखिए कहाँ कहाँ पे है, तो ये तो ऐसे ही उड़ गए। ठीक है, इंडियाज़ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इज़ मोर देन दैट ऑफ द इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विस, सही बात है, तो आंसर तो यहीं आ गया। बट दिक्कत क्या हो गई, यूपीएससी ने क्यों कट किया ये क्वेश्चन, क्यों मतलब डिलीट कर दिया? तो यहाँ पे सेकंड देखिए, इंडियाज़ इंपोर्ट ऑफ आयरन, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर डिक्रीज इन द रिसेंट ईयर। देखिए देखिए, मैं कहता हूँ खिचड़ी, आयरन, स्टील, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी, हो सकता है कि इनमें से किसी दो की जो है सेल डिक्रीज हुई हो, किसी एक की इंक्रीज हुई हो। तो अगर एक भी अगर बड़ा होगा तो ये गलत हो सकता है, इसलिए सेकंड को गलत मान के ये दो हमने हटा दिए। फिर देखिए, इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन मर्चेंडाइज इम्पोर्ट्स। ठीक है, मर्चेंडाइज क्या कह रहा है ये, इंडिया का जो है मर्चेंडाइज हमारा एक्सपोर्ट जो है वो लेस है एज कंपेयर टू इम्पोर्ट, ये भी एक सही बात है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने 134 आंसर मार्क किया था, बट ऑफिशियल की ने इसे गलत दिया था। बट जो अप्रोच है मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ही इजी कैटेगरी का है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है? ठीक है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये एक क्वालिटी पैरामीटर है। ठीक है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये जो ऑयल होता है इससे रिलेटेड है। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू क्रूड ऑयल। ठीक है, ये न्यूज़ में था उस साल बहुत ज़्यादा। ठीक है, और वेस्ट टेक्सास देखिए, ये एक यूएसए का स्टेट भी है, टेक्सास। ठीक है, तो ये करंट अफेयर में भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि तब कोविड आया था हमारा, और सारे जो व्हीकल्स थे वो बंद हो गए थे, तो यहाँ पे जो पेट्रोल है उनके प्राइस में बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ था, इसलिए ये न्यूज़ में आया था। बाकी देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट, यूरेनियम, बुलियन क्या होता है, तो ये गोल्ड से रिलेटेड जो उसकी ब्रिक्स होती है, ऐसा कुछ होता है बुलियन। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, कहता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल डेट, अब यहाँ पे समझिए, नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है, फाइनेंशियल डेट क्या होता है। देखिए, फाइनेंशियल डेट ये होता है जहाँ पे जब हम फाइनेंशियल चैनल से, जैसे कि बैंक से अगर मैं लोन ले रहा हूँ, तो वो एक फाइनेंशियल डेट है। और नॉन फाइनेंशियल डेट मतलब जो बाकी जगहों से अगर हम पैसा रेज कर रहे हैं, ठीक है, बैंक को छोड़ के। तो यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, हाउसिंग लोन ओन बाय एन हाउस होल्ड। ठीक है, हाउसिंग लोन ओन बाय एन हाउस होल्ड। फिर देखिए, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट कार्ड एंड ट्रेजरी बिल्स। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है दोस्तों। ठीक है, फाइनेंशियल डेट एंड नॉन फाइनेंशियल डेट में। ठीक है, फाइनेंशियल डेट क्या होता है दोस्तों, ये ऐसा डेट होता है, मतलब पैसा होता है जो कि उठाया जाता है टू रेज द कैपिटल फॉर बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी। एंड नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल डेट किस लिए होता है, जब बैंक से जब यहाँ पे हम पैसा उठाते हैं, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज़ या फिर जो भी है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये होता है नॉन फाइनेंशियल डेट और फाइनेंशियल डेट। अब देखिए, नॉन फाइनेंशियल डेट यहाँ पे हाउसिंग लोन, करेक्ट, बैंक से ले रहे हैं। अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, बैंक से ले रहे हैं। ट्रेजरी बिल, बैंक यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड काम भी करती है। अब देखिए, ट्रेजरी बिल एक शॉर्ट टर्म में आ जाती है, ये हमने देखा था 2023 में भी इसका ऑप्शन था। ठीक है, अभी 2019 में भी ट्रेजरी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। और देखिए ये जो है 2018 में भी हमें ट्रेजरी बिल इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखेगा, कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है दोस्तों, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड वाइल अदर्स आर नॉट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये हम पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हमें एक जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसे देखना पड़ेगा। अब IAEA क्या है, तो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। ठीक है, अब इसका सेफ गार्ड है, और कह रहा है कि कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर ही हमने इसके अंदर क्यों रख रखे हैं। तो देखते हैं, अभी डी ऑप्शन पढ़ते हैं कि कुछ स्टेट ओन है और कुछ प्राइवेटली ओन है, इसलिए जो है कुछ यहाँ पे जो है IAEA के अंदर कुछ नहीं है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइजेस एंड अदर आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक एंटरप्राइज, इसलिए देखिए यहाँ पे अलग अलग सेफ गार्ड है, ऐसा बोल रहा है।
फिर क्या कह रहा है, सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाईज। फिर क्या कह रहा है, सम यूज यूरेनियम एंड अदर यूज थोरियम। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट ज़्यादा सेंसिबल कौन सा लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए कुछ हम इंपोर्टेड यूरेनियम यूज़ करते हैं, तो ये इंपोर्टेड यूरेनियम जो होता है इस पर चेक रखने के लिए कि क्या हम कोई बॉम्ब बना रहे हैं या नहीं बना रहे, ठीक है। और जो डोमेस्टिक सप्लाई से हम यूज़ करते हैं उस पर यहाँ पे जो है यहाँ पे IAEA सेफगार्ड नहीं होता है, ठीक है। और इसमें भी देखिए नॉन मिलिट्री पर्पज़, मिलिट्री पर्पज़ ये भी आ जाता है। अब जो मिलिट्री पर्पज़ वाले हैं उसका थोड़ी एक्सेस हम IAEA को देंगे, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो B इज़ द मोस्ट एक्यूरेट हियर कि IAEA सेफगार्ड क्यों लग रहा है, क्योंकि कुछ इंपोर्टेड यूरेनियम यूज़ कर रहे हैं और कुछ हमारा डोमेस्टिक सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर है हमारा B। तो इस तरीके से आंसर तक हम पहुँच सकते थे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। थोड़ा टफ में क्वेश्चन कहूँगा क्योंकि इतना डिटेल में WTO और उसके जो एग्रीमेंट्स है शायद ही कोई पढ़ता होगा, ठीक है। शायद ही हम यहाँ पे जो है इसे देखते होंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मेजर्स से रिलेटेड है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे। दे आर नॉट कंसर्न विथ रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये नॉट वर्ड देख के लगेगा हमें कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड बात करेगी, नॉट कंसर्न, तो हम सबसे पहले थर्ड ही हटाएंगे, लेकिन नहीं, ये सही है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो इसका हम डायरेक्टली जो एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ अप्लाई नहीं होगी ज़्यादातर। सेकंड देखिए, दे अप्लाई टू इन्वेस्ट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विस। नहीं दोस्तों, ये सिर्फ गुड्स में होता है, सर्विस में नहीं है, ठीक है। तो सेकंड हमारा गलत हो गया। जैसे सेकंड गलत हो गया, आंसर आ गया हमारा 1 and 3। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर आर प्रोहिबिटेड, करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट पता भी चल जाता तो भी हम ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं कर पाते, ठीक है। बाकी अभी क्या याद रखना है इसमें, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। यहाँ पे सिर्फ गुड्स है ना कि सर्विस, ठीक है, ना कि सर्विस। तो ये हमारा देखिए WTO की गाइडलाइंस है, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, फिर ऐसे ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेजर्स है, ठीक है। ट्रिप्स हो गया, ट्रिम्स हो गया, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये गलत है और ये हमारे सही है, 1 and 3 यहाँ पे करेक्ट है। तो आंसर ऑफ 56 इज C। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57। अब समझिए इसको, ठीक है। इकोनॉमी के क्वेश्चन बड़े ब्यूटीफुल होते हैं। कहता है अगर RBI डिसाइड करती है, अब क्या डिसाइड करती है कि मुझे एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी लानी है, एक्सपांशनिस्ट यानी कि पैसा भर भर के बांटना है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट डू। ये अब देखिए यहाँ पे घुमा कैसे दिया, पूछा, पहले बोला कि एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी लानी है पर क्या नहीं करेगा। अब क्या नहीं करेगा ये लाने के लिए हमें क्या करेगा वो देखना पड़ेगा। अब एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी अगर आ रही है तो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी में वो क्या करेगा, रूपी का सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। रूपी का सप्लाई बढ़ाना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें कम करना पड़ेगा, ठीक है। जो बैंक के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम कराना पड़ेगा। उसके बाद जो CRR SLR रेशो है उसे कम करना पड़ेगा, ठीक है। जो CRR SLR रेशो उसे कम करना पड़ेगा अगर एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी लानी है तो। और हमें क्या पूछा है, नो पूछा है कि वो क्या नहीं करेगा, ऐसा पूछा है। चलो देखते हैं अब। कट एंड ऑप्टिमाइज द SLR रेशो, ये तो करेगा वो, ठीक है। फिर क्या करेगा, कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, हाँ ये भी करेगा। बट हमें क्या पूछा है, क्या नहीं करेगा। मतलब 1 and 3 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो 1 तो हो ही नहीं सकता आंसर, तो ये तो कट गए क्योंकि हमें नॉट पूछा है। नॉट में क्या है, 2 ओनली, यही आंसर आ गया। इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, तो ये नहीं करेगा दोस्तों, वो इसे डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर एक्सपांशनिस्ट लाना है तो डिक्रीज करना पड़ेगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को। तो आप समझ रहे हो कैसे। देखिए ये क्वेश्चन क्यों ऐसे बनाया, ये नॉट वर्ड बच्चे यहाँ पे मिस कर देंगे और सीधा देखिए यहाँ पे 1 and 3 आंसर टिक कर देंगे जो कि ऑप्शन में दे रखा है। तो ये सिली मिस्टेक आपकी करने के लिए ये एग्जामिनर ने इस तरीके से यहाँ पे ट्रैप सेट किया है। और यही चीज़ हमें जाननी है क्योंकि एक सिली मिस्टेक इज इक्वल टू एक अटेम्प्ट, सिंपल सी बात है। तो मिनिमाइज करिए अपने सिली मिस्टेक्स को, ठीक है। तो ये नॉट वर्ड क्यों दिया, इस वजह से दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 58, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, इसे भी थोड़ा मैं टफ क्वेश्चन कहूँगा। इंडियन इकोनॉमी की 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद में पूछा है। देखिए 4 स्टेटमेंट है, क्या चौथा क्या कहता है, द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट इज डिक्रीज। अब पता नहीं स्वैप किया है या फिर क्या किया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द रूरल एरिया द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इज इंक्रीज, ठीक है। द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरिया इन वर्कफोर्स स्टेडिली इंक्रीज, स्टेडिली इंक्रीज। याद करिए मास्टर वीडियो सेशन और हटाइए इसको, ठीक है। 1991 यानी कि अब 30 साल बाद की बात कर रहा है। स्टेडिली इंक्रीज 2 हटाइए,
बचा गया 3 4 एंड 3, मतलब हर हालत में 3 यहाँ पे सही है। 1 तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो ऑब्वियस सी बात है ना, 1 तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन अर्बन एरिया वाइल इट इज़ डिक्रीज इन रूरल एरिया, गलत है ये, मतलब कुछ अलग हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिक्रीज नहीं हुई है, वर्कर की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज नहीं हुई है, दोनों जगह पे इंक्रीज हुई है। हमेशा देखिए प्रोडक्टिविटी बढ़ती ही है, स्टेडीली इंक्रीज हमने ये पहले हटा दिया। अब थर्ड तो हमारा हर हालत में से, सारा गेम बचा हमारा फोर्थ के ऊपर। क्या कह रहा है कि द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट इज डिक्रीज। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट हमारा जो बढ़ रहा है ना दोस्तों, अगर अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट रेट तो कम ही होगा ना। तो ये यहाँ पे सही है, यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 3 एंड 4 इज द करेक्ट। देखिए हम 50-50 तक यहाँ पे पहुँच जाते, लेकिन अगर आप यहीं पे हार मान जाते कि यार ये क्या पूछा है, वर्कर प्रोडक्टिविटी ये सारी चीज़ें मुझे तो नहीं आएगा, नहीं ऐसे नहीं सोचना है, आखिरी तक हथियार नहीं डालने हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 एंड 4 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, बहुत ही गजब क्वेश्चन है, PYQ से रिपीटेड है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सेकंड पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन किसका, DCCB क्या है मुझे नहीं पता, ऊपर पढ़ लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक की बात हो रही है। क्या है, टू प्रोवाइड द फंड टू प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो डिस्ट्रिक्ट वाले प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसा देंगे, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या गलत बोल रहा है भाई, क्या गलत बोल रहा है। फर्स्ट देखते हैं, कहता है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिलीवर मोर क्रेडिट, ठीक है, ये ज़्यादा क्रेडिट देता है इन कंपैरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। अब देखिए ये थोड़ा सा इसे कनेक्ट करना सीखिए। 2021 में हमने एक क्वेश्चन देखा था कि वाटर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ओशन, उसके बाद आईसी ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड वाटर है, फिर लेक है, एटमॉस्फेयर है, रिवर है, फिर बायोस्फीयर है। अब वो तो हमने देख लिया था, वैसे ही कुछ यहाँ पे हमें लग रहा है कि किसी एक बॉडी को ज़्यादा फंड देती है ऐसा बोल के कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपने सिंपल, अगर आप घूम रहे हो आपके शहर में, कितने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक देखे आपने, और कितने शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन सी है, SBI, HDFC, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद क्या है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और क्या बचा, एक्सिस बैंक। ये इतनी बड़ी बड़ी बैंक एक तरफ, और ये छुटपुट अपनी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एक तरफ, तो कौन ज़्यादा पैसा देगा समझिए। और यहाँ पे तो इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक के साथ ये रीजनल रूरल बैंक भी इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, जो कि पूरी तरीके से रूरल एरिया को ही पैसा देती है। तो समझिए, अगर पता भी नहीं है फिर भी यहाँ पे सीधा ये स्टेटमेंट गलत आपको मार्क करना है। क्यों, क्योंकि शेड्यूल कमर्शियल बैंक बड़ी है, और एक बारी PYQ में सीधा वन लाइनर क्वेश्चन भी आ रखा है कि कौन सी बैंक जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है रूरल एरिया में, तो वो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक। यहाँ पे ये गलत हो गया, ये सही है, आंसर है हमारा 2 ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 साइबर इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा जो है लॉजिक मैजिक से सॉल्व कर सकते हैं। साइबर इंश्योरेंस अगर होता है तो व्हाट आर द बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू द पेमेंट ऑफ लॉस ऑफ फंड एंड अदर बेनिफिट। तो अगर हमारा साइबर इंश्योरेंस है तो लॉस ऑफ फंड तो मिलेगा, बाकी और क्या बेनिफिट है यहाँ पे। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2 3 4 है, जो जिसके होने के चांसेस जो है यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, तो 4 तो हटा दीजिए। चलिए 4 से पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट, ठीक है, ठीक है भाई, कोर्ट ऑफ लॉ में पैसा देगा बोल रहा है। थर्ड क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ हायरिंग स्पेशलाइज कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन, ये तो हो सकता है साइबर इंश्योरेंस में, तो थर्ड हमारे ऑप्शन में होना चाहिए। तो थर्ड देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये हट गया। अब बचा क्या, 1 3 4 एंड 2 3, ठीक है। अब देखिए, अब गेम पूरा बच गया, 1 3 4 एंड 2 3। अब 1 4 एंड 2 हमें देखना है। फर्स्ट क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिस्टर्बिंग द एक्सेस टू अनदर कंप्यूटर। अब देखिए, सिंपली सोचिए कि मैंने कार का इंश्योरेंस लिया है और मेरी कार को किसी ने ठोक दिया, तो मुझे कार तो मिलेगी ना। और यही चीज़ें कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम अगर ख़राब हो जाता है तो उसे रिस्टोर करके मिलेगा। तो 1 तो मुझे सही लग रहा है, और 1 सही अगर लग रहा है तो यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे बचा, हमारे पास B और C ही था, तो 1 3 4 हमारा मोस्ट एक्यूरेट है। 3 देखते हैं, सॉरी सेकंड देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रेंट विलफुली डैमेज। किसी भी इंश्योरेंस में विलफुल डैमेज कवर नहीं होता। मैं क्या करूँगा, कल एक गाड़ी लूँगा, उसे विलफुली डैमेज करूँगा, दोबारा से उसका इंश्योरेंस का पैसा ले लूँगा, फिर विलफुल डैमेज कवर नहीं होता है दोस्तों इंश्योरेंस में।
अगर मैंने मेरा हेल्थ इंश्योरेंस लिया और मैं गाड़ी के सामने कूद जाऊंगा कि मुझे 50 लाख मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर प्रूव, अब आगे बोल रहा है कि अगर प्रूव भी हो जाता है तो क्यों मिलेगा पैसा? तो दो हटा के देखिए, दो हटा के देखिए, चलिए दो हट गया, आंसर आ गया 134। इस तरीके से भी आंसर आ गया। फिर देखिए 1 हमने देखा और 3 हमारा यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट आ रहा था। 1 और 3 बस एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। 1 2 3 4 होने के चांस ही नहीं है यहाँ पे। तो आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से, देखिए क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम क्यों लगा रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर सकता हूँ, बट ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपकी डेस्टिनी को डिफाइन करेंगे। कोई नहीं पढ़ता यार साइबर इंश्योरेंस पेपर के पहले, ये डायरेक्टली पेपर में ही दिखा था क्वेश्चन। ऐसा एक एमएसपी के ऊपर भी आएगा अभी, सॉरी किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर, वो भी कैसे सॉल्व करना था वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।